वो कह रही हैं कि आप चाहिए और सेक्स वर्क कीजिए, आप नाचिए गाइए, लोगों से पैसा मांगिए और लाकर मुझको दीजिए। कि बिहार में कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति, देश का पहला आईपीएस अगर कहीं से निकले तो बिहार से निकले। क्या बात है सर। आजादी के बाद पहला आईएएस अफसर बिहार से निकले ट्रांसजेंडर। हम उस पर सरकारी कागज से उस सब कलंक को मिटा देंगे जो कलंक किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को छीनता हो। मतलब राजन जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी जितने भी इस तरह से लोग रह रहे हैं, 30-35 किन्नर, वो लोग सेक्स वर्क करते हैं। हाँ, ठीक है, जो गुरु शिष्य परंपरा में रह रहे हैं और मांगते हैं और खाते हैं। एक किन्नर समाज के ही थे, उन्होंने अपने चेला को सुई घोप कर मारा। सुई घोप कर मारा अपने चेला, क्योंकि उसने 200 रुपए चुराए थे। अरे बाप रे बाप। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज हमारे शो में डॉक्टर राजन सिंह जी आए हुए हैं। किन्नर कल्याण बोर्ड बिहार के माननीय सदस्य और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है। बहुत बहुत स्वागत है राजन सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक। आपको हमारे स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जहाँ लोगों की आवाज़ को एक आप लोग आवाज़ देते हैं, तो ऐसी जगह तो बहुत अच्छा है। क्या बात कही आपने, लोगों की आवाज़ को आवाज़ देते हैं, वाह। राजन जी, हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे बहुत सारी पॉलिटिकल बातें, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा क्योंकि मैंने पॉलिटिकल इंटरव्यू बहुत कम किया है। मेरे हमेशा फिल्म से जुड़े होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और एस्ट्रोलॉजिकल, तो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके थ्रू जो नए युवा हैं, युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने जो मेहनत किया है मैंने देखा है, तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं जिसमें बहुत सी मस्ती भी होंगी, बहुत सी बातें होंगी। सबसे पहले मेरा आपसे एक ऐसा सवाल रहेगा जो आपको थोड़ा हंसा भी सकता है। नायक फिल्म देखी है आपने? नायक में एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगर आपको 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आपकी कौन सी इच्छाएं हैं, किन चीज़ों पे, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मुझे अगर भारत में 1 साल, तो बहुत बड़ी बात कही आपने जी। 1 पल के लिए भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, 1 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो मैं एक ही काम करूंगा। आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारे देश में ट्रांसजेंडर समुदाय को जो पहचान नहीं मिली, वो पहली कलम से मैं एक समुदाय को पहचान देने का काम करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो सदियों से जात बाद में आया, धर्म बाद में आया, सब कुछ बाद में आया, पहले इंसान आया और उस इंसान की 3 प्रजाति बनी, महिला, पुरुष और नपुंसक लिंग, जिसको लोग कहते थे या ट्रांसजेंडर या किन्नर या हिजड़ावर। जी। सबको सब अधिकार मिले। पर आजादी के 75 वर्षों बाद भी, मैं आजादी की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकार तो बहुत पहले से छीन लिए गए ट्रांसजेंडर समुदाय के, लेकिन अगर मेरे को इस आजाद भारत में कभी ऐसा मौका मिला कि मुझे 1 पल के लिए भी बनाया जाएगा, तो मैं पहले कदम से यही काम करूंगा कि जिनको 75 वर्षों में अभी तक पहचान नहीं मिली, उनको पहचान देने का काम करूं। क्या बात है। आज के समय में बिहार में मैंने न्यूज़ एक देखी थी कि एक किन्नर महिला पुलिस बनती है, पुलिस ऑफिसर बनती है, कुछ पद मुझे याद नहीं आ रहा है। और आज के समय में बहुत से ऐसे किन्नर हैं, किन्नर समुदाय के लोग हैं जिन्हें राजनीति में भी स्थान दिया गया है और अलग अलग क्षेत्र में उन्हें स्थान दिया जा रहा है। तो अभी किन किन सेक्टर्स में और काम करना है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है कि किन्नर समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं? सबसे छोटी चीज क्या समझते हैं? सबसे छोटी चीज अगर हम कहें, अगर किसी विकास के लिए, तो मुझे लगता है सबसे छोटी चीज होगी शौचालय। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। नहीं। आजादी के 75 वर्षों बाद इस देश में जब मैं चुनाव लड़ा और देश में पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में जिसने देश में, दिल्ली देश की राजधानी में चुनाव लड़ा ट्रांसजेंडर के रूप में, तो मैंने मांग की कि हमें ट्रांसजेंडर शौचालय चाहिए। यह लड़ाई की शुरुआत यहां से हो रही है। सरकारी सेवा तो बहुत दूर की बात है जी। हमारे पास शौचालय नहीं है।
हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए। मेरे लोग आज रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, जहां क्योंकि उनको कोई घर नहीं देता। ट्रांसजेंडर लोगों को कोई घर नहीं देता रहने के लिए, ट्रांसजेंडर लोगों को कोई घर नहीं बेचता, ट्रांसजेंडर के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। सबसे अनहाइजीनिक जगह पर अगर कोई आज की डेट में आज रह रहा है, रहने पर मजबूर है, तो वो ट्रांसजेंडर समुदाय। सबसे अनहाइजीनिक जगह पे। अनहाइजीनिक। आपको शायद ये डाटा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे देश में आज भी 90% जो HIV और एड्स के मरीज हैं वो ट्रांसजेंडर समुदाय से। और मजे की बात देखिए, 90% हमारे लोग ट्रांसजेंडर समुदाय के HIV एड्स से पीड़ित हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्षों बाद भी उनके लिए एक अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। भारत में एक भी अस्पताल ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। नहीं तो नॉर्मल अस्पतालों में उनको इलाज के लिए मना किया उनके जाता है। बिल्कुल, अब तक यही होता आया है। मेल का वार्ड अलग होता है, फीमेल का वार्ड अलग होता है। ट्रांसजेंडर वार्ड कौन सी जगह होता है? जब मैं चुनाव लड़ा दिल्ली में, हम लोगों ने ये बात उठाई तो देश के प्रधानमंत्री, गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एम्स जैसी जो सबसे बड़े अस्पताल थे, उन एम्स जैसे सबसे बड़े अस्पताल का पहला लाइन ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व कर दी। क्या बात। ये परिवर्तन की शुरुआत हुई। 2019 में पहली बार NDA की सरकार को लगा कि इस धरती पर सिर्फ महिला और पुरुष नहीं होते, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमारा इतिहास खत्म कर दिया था, हमारी पहचान को समाप्त कर दिया था। और हमारी जब पहचान समाप्त हो गई थी तो फिर हमारे लोगों का ना आज तक सर्वेक्षण हुआ, ना सर्वे हुआ, और इसी वजह से आज हमारे लोग कहीं नहीं है। ना एक स्कूल है ट्रांसजेंडर के लिए, ना एक अस्पताल है, ना एक हॉस्पिटल है, ना एक विश्वविद्यालय है। शुरुआत हुई है। शुरुआत अच्छी हुई है। आगे आपको किन किन चीज़ों पे, अगर जैसे अभी आपने चुनाव लड़ा 2024 में, आगे अगर आपको फिर से मौका मिलेगा फिर चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मैं हमेशा चुनाव लड़ूंगा। आप हमेशा? मुझे डर नहीं लगता। मुझे तो 314 वोट मिला जब मैं दिल्ली देश की राजधानी में पहली बार थर्ड जेंडर के रूप में चुनाव लड़ा। मुझे सिर्फ 314 वोट मिला, लेकिन एक बड़ी बात यह थी कि देश के अंदर में पहली बार उस चीज को गंभीरता से लिया गया, और जिसको 314 वोट मिला, मैं सर पे शौचालय लेकर घूमता था, उस 314 वोट को अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन ब्लेड ने फ्रंट पेज पे जगह दी। अच्छा, आपको जो 314 वोट मिले थे, उस 314 वोट को अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने, वॉशिंगटन ब्लेड ने सब पहले पेज पे जगह दी, फ्रंट पेज पे जगह फ्रंट दी। पेज पे। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जो थे अखबार, उन्होंने तो कईयों बार छापा कि ये देश में एक नई आजादी की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात यह था कि जो लोग हमारी आवाज को सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उस 314 वोट की कीमत है, और आप लोगों का सहयोग है। आप लोगों ने जो लगातार हमारे लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं, कि जिनको लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे, आज आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे आकर अपनी बात रख सके। जैसे मैंने एक ट्रांसजेंडर का ऑलरेडी इंटरव्यू किया हुआ था, पॉडकास्ट, गुड्डन किन्नर लखनऊ की है, उनको काफ़ी लोग जानते हैं और उन्होंने भी पॉलिटिक्स में भी उनको मतलब ज़्यादा उनकी भी अच्छी जान पहचान है। मैं उनके घर पे गया था उनका इंटरव्यू करने, तो उनसे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी कि किन्नरों का जीवन कैसा होता है, इस समुदाय का जीवन कैसा होता है। उन्होंने बताया कि वो अपने घर से निकल के भाग गई थी, फिर वो स्टेशन पे सोई, फिर उनको कोई गुरु मिला, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। तो इन चीज़ों में क्या कभी बदलाव आ सकता है? जैसे ये जो समाज है ये अपने आप में रहता है, ठीक है, जैसे 100-50 लोग या फिर 20-30 लोग एक ही घर में रहते हैं। मैं उनके घर में गया था, बहुत साफ़ सुथरा पूजा पाठ सब हुआ था। उनके घर में जाके मैंने बातचीत करके आई, जिन घरों में शायद लोग नहीं जाना पसंद करते, मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने चाय पिया, लड्डू खाया, इस तरह से मैं था। तो बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला।
बहुत सारे ऐसे थे उस समाज के लोग जो गुरु से पूरा डरते हैं, जो गुरु बोले वही उनको करना है, एक नियम में बंधे हुए हैं, गुरु के नियम में। तो इन चीज़ों से कैसे किन्नर समाज आगे बढ़ पाएगा जब तक कि गुरु के नियम में बंधा रहेगा? वो जो 30-35 लोगों को एक गुरु ने रखा हुआ है, सबसे पहली चीज तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन लोगों को कि जिनका कोई नहीं था उनको किसी ने तो अपनाया। पहली चीज वो भी एक किन्नर ही होते एक हैं। अच्छी चीज। जी। पर क्या कभी आपने सोचा कि जो एक गुरु के मुखौटे में जिसने 30-40 लोगों को अपने घर में रखा है, वो 30-40 लोग काम क्या करते हैं? वो उनको शिक्षा नहीं दे रही है। वो जो गुरु बनी हुई है वो उनको शिक्षा नहीं दे रही है। वो उनको ये नहीं कह रही है कि स्कूल में आपको पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है। वो कह रही हैं, बहुत ही गंभीर बात मैं आपके साथ बोल रहा हूं जी। कि वो कह रही हैं कि ये जो 30-40 लोगों को उसने अपने घर में रखा है एक बंधुआ के तौर पर, खुद गुरु बनी हुई हैं, वो कह रही हैं कि आप चाहिए और सेक्स वर्क कीजिए, आप नाचिए गाइए, लोगों से पैसा मांगिए और लाकर मुझको दीजिए। उसको शिक्षा नहीं दे रहे हो। हमारी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में, मुझे 3 साल मिला है, अभी 3 महीना भी नहीं हुआ बिहार सरकार में आए हुए। जी। मैं इस 3 साल में चाहता हूं कि बिहार में कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति, देश का पहला आईपीएस अगर कहीं से निकले तो बिहार से निकले। क्या बात है सर। आजादी के बाद पहला आईएएस अफसर बिहार से निकले ट्रांसजेंडर। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हमें यह गुरु चेला की परंपरा नहीं समझ आती है। अलग बात है कि भगवान राम ने सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर दिया तो कहा कि किन्नरों को ही दिया कि कलयुग में वही राज करेंगे। जी। लेकिन हमारे लोगों के साथ जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना गया, उन्हें बंधुआ के तौर पे रखा जा रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं, यह अस्वीकार है। गुरु शिष्य परंपरा ये वो परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा तो ये थी कि गुरु द्रोण ने जब सिखाया और अर्जुन को सिखाया, उन्होंने तो उससे ये नहीं कहा कि आप जाइए ये कीजिए वो कीजिए। गुरु का कार्य होता है अच्छी शिक्षा देना। गुरु का काम ये नहीं होता कि पैसा वसूलना। आज काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है इन सब चीजों पर। एक गुरु है, अभी आरा में हुआ, आरा में एक किन्नर समाज के ही थे, उन्होंने अपने चेला को सुई घोप घोप कर मारा। सुई घोप घोप कर मारा अपने चेला को क्योंकि मारा। उसने 200 रुपए चुराए थे। अरे बाप रे बाप। और बाद में बिहियां, आरा के बिहियां प्रखंड में उसने 200 रुपए चुराए, तो उसके माथे पर गुरु ने, जो चेला था उसका जिसने 200 रुपए चुराया, आप उसका सोच सकते हो 200 रुपए कैसे कोई चुरा सकता है, किस परिस्थिति में चुरा सकता है। मैं मानता हूं उसने चुराए होंगे, लेकिन 200 रुपए तो 200 रुपए चुराए और उसने गरम सिक्का चूल्हे में लेकर उसके माथे पर गुलामी की मोहर ठोक। बाप रे। इस परंपरा से लड़ना है। ये जो किन्नर समुदाय में जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसको खत्म करने का आपका मकसद है? नहीं, गुरु शिष्य परंपरा अच्छी चीजों में हो तो कोई समस्या नहीं है। Okay. और अगर गुरु शिष्य परंपरा इसमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे अर्धनारेश्वर भगवान, हमारे शिव जी, हमारे राम जी के संस्कारों से भिन्न है, तो हम खत्म करेंगे उसको। हम उस पर सरकारी कागज से उस सब कलंक को मिटा देंगे जो कलंक किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को छीनता होगा। मतलब राजन जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी जितने भी इस तरह से लोग रह रहे हैं, 30-35 किन्नर, वो लोग सेक्स वर्क करते हैं। हाँ, ठीक है, जो गुरु शिष्य परंपरा में रह रहे हैं और मांगते हैं और खाते हैं जी, इस तरह की चीज़ें। तो जैसे कहीं भी बधाई देना हो, शादी ब्याह, हर जगह वो लोग चले जाते हैं, तो क्या ये परंपरा भी खत्म होनी चाहिए कि ये चलनी चाहिए? ये परंपरा हमारी संस्कृति है। ओके। हमारे लोग जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रेम देते हैं। किन्नर ही एक ऐसा समुदाय है जो आपकी खुशियों में जाएगा। आपकी शादी होगी तो जाएगा, आपके घर में बच्चा होगा तो जाएगा,
आपके घर में कोई खुशी का मौका होगा तो जाए, मातम में नहीं जाए। मातम में नहीं जाएगा। मातम में नहीं जाता, खुशियों में जाता है। लेकिन जैसे अगर सभी किन्नर जिंदगी में ग्रोथ करने लगे जिस तरीके से जो आप मकसद लेके चल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि उनको आम जीवन मिले, हम भी चाहते हैं कि लोग उनको अपनाएं, हर सभा में हर समाज में उन्हें बैठाया जाए। अगर इस प्रकार से आम जीवन मिलने लगेगा तो क्या कभी ऐसा रह जाएगा कि वो जो आम जीवन किन्नर जी रहे हैं वो कभी किसी शादी ब्याह में किसी को बधाइयाँ देने जाएंगे? देखिए, बधाई आप क्यों नहीं दे सकते? आशीर्वाद तो किसी की भी किसी का भी लगता है। राइट। नहीं, ऐसा स्पेशल माना जाता है कि उनके हाथ से सिक्का ले लो, उनसे आशीर्वाद ले लो। तो ये परंपरा, ये बहुत अच्छी परंपरा है जी, बिल्कुल मानना चाहिए जी। वो क्यों होता है? क्योंकि किन्नर समुदाय के लोगों का होता क्या है कि वो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित होते हैं। उनका समर्पण ईश्वर के प्रति है, क्योंकि वो ईश्वर के ही अंग माने जाते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लेना सही। लेकिन ये कहां से आपने भ्रांति बना दी कि सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने का काम किन्नर समाज ही करता है? आप भी आशीर्वाद दे सकते हैं। और ये भी भ्रांति है उसमें कि साड़ी पहनने वाली ही किन्नर सिर्फ आशीर्वाद दे सकती है। अच्छा, ये भी भ्रांति है। अगर राजन सिंह, मैं तो मान लीजिए इतने बड़े पद पे आ गया बिहार में, लेकिन अगर मैं साड़ी नहीं पहना हूं तो मैं क्या किन्नर समाज का हितैषी नहीं हूं? क्या मैं किन्नर समाज से नहीं हूं? भारत सरकार ने हमें प्रमाण पत्र दिया है। वो प्रमाण पत्र न्याय की उम्मीद जगाता है, अधिकारों का संरक्षण करता है। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं बहुत स्पष्टता से, अगर आपके चैनल में कोई सब ये ट्रांसजेंडर लोग देखेंगे भी, किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी गुरु और चेला परंपरा को मजबूरन निभाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुरु बनकर अपने चेला से कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कराता है, बंधुआ मजदूरी कराता है, उसके अधिकारों का हनन करता है, उसके साथ छीना झपटी करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो हम द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई करेंगे विशेष तौर पर। और हम बिहार सरकार में ये स्टार्ट कर दिया। आरा में हमने एक किन्नर व्यक्ति को जेल भेजा। आरा में आपने किन्नर व्यक्ति को जेल भेज दी। क्या कहानी? मिष्टी किन्नर। ओके। मैं नाम बताना चाहता हूं, मिष्टी किन्नर को हमने जेल भेजा। ओके। मिष्टी आरा की है, और वो लोग ग्रुप बनाकर अपने चेला बनाते थे जो मजबूर बच्चे थे जी, जो कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करते थे ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन के रूप में जी। और उसके बाद उनके से भीख मंगवाते थे, उनसे फिर उनको ट्रेनों में भीख मंगवाते थे, छीना झपटी करवाते थे। मुझे पता चला, अभी 1 महीने पहले की घटना है, मैंने तत्काल एसपी आरा को नोटिस किया, अगले दिन गिरफ्तारी। तत्काल आपने एसपी आरा को नोटिस दिया, अगले दिन गिरफ्तारी। अच्छा, जैसे कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि वो ट्रांसजेंडर पैदा हो गया है, तो क्या उसको सच में उसकी फैमिली निकाल देती है या फिर ये बच्चे भाग जाते हैं? इसके पीछे का क्या सीक्रेट है? लोगों को पता नहीं है ना, ट्रांसजेंडर होता क्या है ये लोगों को नहीं पता है। सच है, ऐसा नहीं है। आज से 20, 30, 40 साल पहले महिलाओं को कहा जाता था आप घूंघट में रहिए, महिलाएं घर में रहती थी। जब सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने कहा महिलाएं आगे बढ़ो, सरकार ने कहा बेटियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो एक बेटी इंदिरा गांधी वो देश की प्रधानमंत्री बनी, एक बेटी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी। आज अगर सरकार के किसी भी पुस्तक में ट्रांसजेंडर्स के साथ कैसा सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, ट्रांसजेंडर क्या होता है इसकी पढ़ाई करा दी जाए, ट्रांसजेंडर लोग भी अपने होते हैं इनके साथ भेदभाव ना किया जाए, ये एनसीईआरटी की बुकों में छपने लग जाए, तो ट्रांसजेंडर भी आगे बढ़ेंगे, ट्रांसजेंडर भी आईएएस आईपीएस बनेंगे, एमएलए एमपी बनेंगे। हो सकता है कि अगला कोई ट्रांसजेंडर ही मुख्यमंत्री हो जाए। जैसे जब मैं पढ़ता था तो स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पुरुषलिंग। तो इस प्रकार से ट्रांसजेंडर की भी वहाँ पे एक एडिशनल किया जाए कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, है ना? ये बताना, और सिर्फ लोग नहीं होते हैं, हमें तो जैसे कई फॉर्म्स में भी हमने देखा जी कि वहां मेल फीमेल के बाद अब अदर्स का ऑप्शन डालने लगे। हाँ, अदर्स लिख देते तो वी आर नॉट अदर्स, वी आर ट्रांसजेंडर। वाली को ट्रांसजेंडर। कोई कुत्ता बिल्ली को ये अधिकार थोड़ी है कि भाई वो
एग्जाम दे सकता है? एग्जाम तो आदमी देगा, तो या तो महिला देगी, पुरुष देगा, या फिर तो ट्रांसजेंडर देगा। और उसमें भी हमको थर्ड जेंडर बना दिया, मतलब पुरुष फर्स्ट जेंडर, महिला सेकंड जेंडर, और हम थर्ड जेंडर, मतलब सबसे पीछे हम। शिक्षा में हमें पीछे कर दिया, धकेल दिया, अस्पताल में पीछे धकेल दिया, और हमारी गिनती में भी हमें थर्ड नंबर पे ले आए। ये तो ठीक नहीं। यही परिवर्तन की शुरुआत है। नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 वी आर जस्ट मतलब वी आर जेंडर एंड ह्यूमन। हम ह्यूमन बींग्स हैं भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि भारत में फर्स्ट जेंडर जो पुरुष है, तथाकथित पुरुष, उसके 4 पैर होते हैं, या महिला के जो सेकंड जेंडर है वो 3 पैर होते हैं और हमारे ही 2 पैर है। सबके तो एक ही बराबर है। सही बात है। तो इसीलिए, और मैं तो मानता हूं कि हमारे लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग तो सबसे प्यार करते हैं। अच्छा ये बताइए, ट्रांसजेंडर में सबसे गड़बड़ क्या देखते हैं आप? बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार कर रही है। मुझे मैं अगर अपना एक अनुभव बताऊं, जो मुझे एक प्रॉब्लम, मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक ट्रांसजेंडर आती हैं और उन्होंने मुझसे, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मतलब मैं बच्चा था उस टाइम, करीब 15-16 साल का था, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती पैसे मांगती हैं। तो मैंने उनको जो होता है नहीं दिया, मतलब दिया, मेरे जेब में रखा था, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था तो मैं उतने पैसे लेके ट्रैवल नहीं करता था कि मैं दे सकूं। तो मेरे शर्ट के जेब में कुछ पैसे रखे थे, बहुत छोटे अमाउंट में, वो मैंने उनको दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मिसबिहेव किया कि और दे दो, इस तरह से चीज़ें उन्होंने किया। तो ये चीज़ जो होती है कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर की छवि खराब करती है। एक बात बताइए, आपको रोजगार का अधिकार जन्म लेते ही मिलेगा कि आप रोजगार करेंगे जी। आपको नौकरी का अधिकार मिल गया, आपको जन्म से ही नौकरी का अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार मिल गया, तो आपने सम्मान करना सीखा। जिसको आज तक शिक्षा ही नहीं दी गई उससे सम्मान की उम्मीद कैसे रखते हैं? हमारे लोगों को शिक्षित कीजिए ना, जिनके दिल में अथाह प्रेम है तो वो अथाह सम्मान नहीं करेंगे। आपके घर में खुशियों में, आपके यहाँ जब अगर बच्चा होगा, आपकी शादी हुई, अगर आपकी शादी में बुआ दादा नानी की दुआओं से भी ज्यादा इंतजार होगा कि कोई किन्नर वर्ग का व्यक्ति आए और वो दुआ दे। जी। तो वो आता है तो दुआ देता है। आप ये कहते हैं कि हमसे कोई 10,000 ले गया, 5,000 ले गया, 1,000 ले गया, 1,00,000 ले गया। आप अपनी खुशी से जो देते हैं, एक चीज समझिए, रस्में तो हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में बहुत सारी है। जीजा जी नहलाई का लेते हैं, बुआ माटी कोराई का लेती है। तो उसी तरीके से एक सांस्कृतिक परंपरा है। बस ये एक चीज और है जी। कि हमारे लोगों को आशीर्वाद जो देते हैं उसके बदले जो लोग पैसा देते हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उनको सम्मान भी दीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। वो भी आपके बीच के, वो भी आपके जैसे हैं, उनको अलग मत समझिए। आपकी खुशियों में सबसे ज्यादा शामिल होने वाले ट्रांसजेंडर लोगों को, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उन लोगों की खुशियों में आप भी शामिल हो, ये जरूरी है। मैंने आपका एक छोटा सा वीडियो देखा अभी इंस्टाग्राम में, आप ही का स्क्रॉल कर रहा था पॉडकास्ट से पहले। उसमें एक आपका छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला कि आप झुग्गी झोपड़ियों में पैदा हुए थे और फिर अचानक आप इतना ग्रोथ कर गए, आपके पास 1.25 किलो करीब सोना। मैं खैर सोने पे बात आपसे नहीं करने वाला हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपको परिवार से समस्या हुई 3 है? बहनों में जी। मेरी माँ, मेरे पिता के माता पिता बचपन में खत्म हो गए। ओके। उनको मेरी बुआ ने पाला। मेरी माँ, जिनकी 3 बेटियां हुई, और जब मैं पेट में था उनके, तो सब लोग कहने लगे कि शायद चौथा भी जो बच्चा होगा इनके, वो बेटी ही होगी। तो मेरी माँ को भी लगा कि ये तो सच में बेटी हो जाएगी। मेरे पिता घर छोड़ के चले गए कि बेटी हो जाएगी।
मेरी माँ ने उस दुख में अपने ऊपर आग लगा दिया। अरे बाप रे, उस प्रेगनेंसी के कंडीशन में? उसमें आग लगा दिया। आज भी मेरी माँ का जो पूरा पाँव है ये वाला, ये जला हुआ है। लोग मेरी माँ को जब लेकर गए अस्पताल तो वहां मैं जन्म लिया। हमारे मतलब भोजपुर जले हुए कंडीशन में जब उनकी अस्पताल- डिलीवरी हुई। ओके, तो ऑपरेशन से हुई होगी फिर सर्जरी से? मैं इतना नहीं जानता हूं, लेकिन ओके, ठीक है, डिलीवरी हुई। उसी टाइम पे हुई। तो हम लोगों में एक छठियार होता है। हाँ, छठियार तो सबके यहाँ होता है। छठियार में बच्चे का नामकरण किया जाता है हमारे में। राइट। तो एक माँ की व्यथा को समझिए। वो माँ जिसने सिर्फ गरीबी के वजह से अपने ऊपर आग लगा ली, उसके घर में खाने को नहीं, उसके सर पे छत नहीं था, करकट था, टूटा हुआ करकट, टूटी हुई झोपड़िया में जिसने 3 बेटी के बाद एक बेटे को जन्म दिया, ठीक से खाने को नहीं जिसके पेट में, उससे जब मेरी बुआ ने पूछा मेरी माँ से कि बताओ ये तुम्हारा लड़का जो हुआ इसका क्या नाम रखोगी, तो मेरी माँ बोली इसका नाम राजन रखो, ये बड़ा होके राजा बनेगा। वो सोच देखी, उस सोच ने राजा बना दिया। वो गरीब माँ जिसको भरपेट अनाज नहीं, वो अपने बेटे को राजा बनाने का सोच रखती है। तो वही जो गरीब माँ जिसके पेट में खाने को भरपेट अनाज नहीं, जिसके सर पे छत नहीं, और उससे जब कोई पूछता है कि बताओ अब इस बेटे का नाम क्या रखोगी, तो वो कहती है इसका नाम राजन रखो, या आगे चल के राजा बनेगा। वो जो सोच थी मेरी माँ की, वो कितना बड़ा लक्ष्य तय किया होगा मेरी माँ ने कि मेरे पास खाने को नहीं है लेकिन मैं अपने बच्चे को राजा बनाऊंगी। बस वही है। और फिर आपने मेहनत किया। आपको परिवार से कोई समस्या नहीं हुई? जैसे मेरी लड़ाई जो है वो परिवार से नहीं है, सोच से है। मेरी लड़ाई हर उस सोच से है जो अपनों को अपनों से अलग करती है। राजन को अगर अपने परिवार से अलग होना पड़ रहा है तो वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी जेंडर आइडेंटिटी अलग है। और वो करोड़ों राजन जो ट्रांसजेंडर के रूप में आज अपनी आइडेंटिटी को भुला चुके हैं, परिवारों ने उनको छोड़ दिया है, किस लिए? क्योंकि सिर्फ वो ट्रांसजेंडर है। आप भी परिवार से अलग हुए हैं कि आपको आपके परिवार ने मैं support अलग किया? रहता हूं। आपको आपके परिवार ने सपोर्ट नहीं किया? उनको पता ही नहीं कि क्या होता है। अच्छा, अगर वो राजन जी, शिक्षा मिली होती, उनको जी। पता होता, सरकारों ने बताया होता कि इनके साथ भेदभाव नहीं करना, तो शायद मैं भेदभाव का शिकार। राजन जी, बात शिक्षा की ही है। जैसे मैंने जब भी ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू लिया था, मैंने बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी, कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उन्हें घर से निकाला जाता है। मैं एक बहुत थोड़ा सा ओपन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। मैं जैसे मुझे सुनने में आता है कि मेल फीमेल दोनों ट्रांसजेंडर होते हैं, फिर भी उनको थर्ड जेंडर कहा जाता है। तो जब मेल फीमेल दोनों ट्रांसजेंडर हो रहे हैं तो वो थर्ड जेंडर कैसे हो गए? तो मुझे ये समझना है कि जैसे जब आपका जन्म हुआ तो आपके घर वालों ने कहा कि लड़का हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर हार्मोनल फीलिंग्स है कि कुछ ये एक बॉडी सोच है। चेंजेस होते हैं? जैसे आपने एक्सेप्ट किया कि आप ट्रांसजेंडर हैं, किसी भी किन्नर ने एक्सेप्ट किया, तो वो किस बिहाफ पे? जैसे लड़का और लड़की की पहचान उनके नहीं, लिंग के दोनों अनुसार हो चीजें हैं जाती है। उसमें। यही हार्मोनल मैं चेंजेस भी हैं, हम्म, मेंटली एक सोच चेंजेस भी है। क्योंकि जब तक आदमी बड़ा नहीं होगा उसको अपने बारे में आइडेंटिटी नहीं कर पाएगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली है क्या वो। यस। जैसे हमारे में ही कई लोग गे हैं, कई लेस्बियन हैं, कई ट्रांसजेंडर हैं, कई क्वीर हैं, कई इंटरसेक्स है। तो हमारे लोगों में बहुत बहुत विचित्र लोग भी हैं। वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, ठीक है, जैसे 2 प्रकार के लिंग होते हैं, हर तो क्या कोई तीसरे प्रकार का भी लिंग होता है नहीं, कि सिर्फ ये मेंटल नहीं, और हार्मोनल ये चेंजेस ये है? लिंग से नहीं डिस्क्राइब किया जाता है हाँ, इसको। वही मैं समझना चाहता हर हूँ। वो व्यक्ति जो अपने आप को महिला होकर महिला और पुरुष होकर पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करता है अपनी सोच से, ओके। वो थर्ड जेंडर है। हर वो तीसरा। ये 2014 के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और देश में पहली बार ट्रांसजेंडर रूप में पहचान मिली हमारे लोगों को, ये उसमें स्पष्ट लिखा है।
कि जेंडर, अब ऐसा नहीं है कि मैं राजन मतलब मैं पुरुष से अगर महिला के रूप में हो गया तो मैं ट्रांसजेंडर हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो ना महिला हूं। अब जैसे कई बार हमारे ट्रांसजेंडरों में भ्रांति क्या है कि जो साड़ी पहनता है उसको ट्रांसजेंडर माना जाता है, तो साड़ी तो ट्रांसजेंडर का कपड़ा नहीं है। मतलब बेसिकली आप पुरुष हैं, पुरुष, आपके पूरे शरीर की बनावट पुरुष जी। जैसे है, लेकिन आपकी जो थोड़ी हरकतें हैं, हाँ। जो अंदर से एक पुरुष की नहीं आ पाती, हाँ। वो थोड़ी महिला वाली है, तो हाँ। इस वजह से आप खुद को ट्रांसजेंडर जी, एक्सेप्ट करते हैं। जी, राइट। बाकी सारे हार्मोनल सारी चीजें एक पुरुष की तरह नहीं ही है। वो नहीं, डेफिनेटली सोच से ही हार्मोनल चीजें हाँ, होती मतलब हैं। आपने जैसे अब महिलाओं की तरह हरकतें जो आ जाती हैं, हाँ। तो उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ट्रांसजेंडर है। हाँ, और जो महिला होके भी कुछ पुरुष वाली हरकतें करने लगती हैं, तो मतलब नहीं वो ट्रांसफॉर्म भी होती है फिर बाद में, अच्छा, फिर उनका एसआरएस कराया जाता है, एसआरएस क्या होता है? सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी। कैसे? जैसे आपको अगर एक पुरुष है और आप एक ट्रांस वुमेन होना चाहते हैं, तो ट्रांस वुमेन के तौर पर आपको सर्जरी करके ट्रांस वुमेन बनाया जाएगा, आपको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाएंगे, आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट चेंज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं प्रक्रिया में, और बहुत सारे लोग कराते हैं इसको। मतलब मुझे बस एक ही चीज कंफर्म करनी थी कि कोई थर्ड जेंडर वाली चीज नहीं होती। नहीं, थर्ड जेंडर ही है ना। नहीं, समझ नहीं रहे आप। जैसे दो ही प्रकार ये के, ऐसा जो सिर्फ पहले मेंटली मैं आपको बहुत स्पष्ट भाषा में, जैसे पहले लोग कहते थे कि किसी के मान लीजिए कोई पार्ट है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ गया प्राइवेट पार्ट में, कोई एक्स्ट्रा पार्ट, तो उसको कहते थे कि थर्ड जेंडर है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत, एकदम गलत भ्रांति। मतलब प्राइवेट पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होते। वो सेम हाँ, महिला पुरुष दोनों वो के सेम एसआरएस के बाद चेंज हो सकता है, उसको लोग सेक्स करवाते रिसाइनमेंट हैं। सर्जरी के बाद करवाते हैं। ओके। अब जैसे मान लीजिए मेरे अंदर महिला वाली फीलिंग होगी, तो मैं अपना जब एसआरएस करवाऊंगा तो मैं ट्रांसजेंडर कहलाऊंगा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाइड किया और कहा कि जरूरी नहीं है कि आप अपने बॉडी पार्ट्स में चेंजेस कराएं, क्योंकि अगर आप बॉडी पार्ट में चेंजेस करेंगे तो आप तो फिर आपको तो फीमेल ही कहना पड़ेगा, मेल से आप फीमेल हो गए तो फीमेल ही कहना पड़ेगा। लेकिन थर्ड जेंडर इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये आइडेंटिटी एकदम स्वयं की सोच पर निर्भर करता है। ओके, ये चीज़ बहुत अच्छे से, मैं बहुत दिनों से समझना चाहता था, मुझे मतलब कन्फ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स कि आखिर में कुछ एक थर्ड जेंडर टाइप का कुछ प्राइवेट पार्ट में चेंजेस रहते हैं कि क्या रहता है, ये चीज़ मुझे समझना था। और आज मुझे पहली बार मैं आपसे खुल के बात कर पाया हूँ कि मतलब पुरुष पुरुष होते हैं, महिला महिला होती हैं। ये सिर्फ जो मेंटली हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, जैसे कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, लड़का है लेकिन वो बिंदी लगाने का उसको मन कर रहा है, उसको साड़ी पहनने का मन कर रहा है, चूड़ियाँ पहनने का मन कर रहा है, तो वो फिर ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में, मतलब उसको कितना भी लड़का बनाने की कोशिश करो लेकिन वो लड़कों वाली हरकतें नहीं कर रहा। सेल्फ एक्सेप्टेंस है ना। हाँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो सेल्फ को लड़का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ट्रांसजेंडर, वो ट्रांसजेंडर। वाह, थैंक यू सो मच राजन जी, आपने मुझे जो बात आज क्लियर कर दी ना, ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत लोगों को नहीं मालूम है ये चीज, लोग कंफ्यूज रहते हैं। इंटरनेट पे लोग डालते हैं कि इनके प्राइवेट पार्ट्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे चीजें लोग सर्च करते हैं। ये सब फालतू चीजें। अब कई लोगों के मान लीजिए प्राइवेट पार्ट्स मान लीजिए कि किसी के नहीं है तो उसको थर्ड जेंडर बोला जाएगा, और किसी की तो 6 उंगलियां होती हैं तो वो फोर्थ जेंडर हो गया। वो कोई फोर्थ जेंडर हो गया। किसी की एक आंख नहीं है तो वो फिफ्थ जेंडर हो गया। करेक्ट। तो जेंडर सेल्फ एक्सेप्टेंस की चीज है। करेक्ट। और यही सब भ्रांतियां तोड़ने के लिए आज आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने मेरे को बिहार सरकार में किन्नर कल्याण बोर्ड का माननीय सदस्य बनाकर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। एक पढ़े लिखे वर्ग से आने वाले व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी, और उन्होंने उस परंपरा को ख़त्म किया कि जो लोग सिर्फ गुरु चेला परंपरा चलाकर आज तक सरकारों पे दबाव डाल के वो करते थे, उसको ख़त्म करके पढ़े लिखे लोगों को बोर्ड में भी लिया गया। बहुत अच्छी बात है, और मेरी तो शुभकामनाएं रहेंगी कि आने वाले समय में, मैं तो यही चाहता हूं कि जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, जो खुद को ट्रांसजेंडर एक्सेप्ट किए हैं, वो लोग समाज में सबके साथ उठे बैठे, उनको सबके बराबर सम्मान मिले, सबके साथ काम करें। ये मेरी सोच रही है, तभी मैं गया हुआ था वहाँ पे, उनके समुदाय में इंटरव्यू करके आया मैं, और मुझे वहाँ से तो खैर बहुत सारी जानकारियाँ मिली थी। चलिए, सेकेंडली हम चलते हैं, आपका एक मैंने पोस्ट देखा था 26 अप्रैल 2024 का। आपने लिखा था, अभी अलवर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मुझे दलित समाज के साथ मंदिर में नहीं जाने दिया गया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि मेरे ट्रांसजेंडर LGBTQ दलितों को सम्मान नहीं देगी
तो मैं इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दूंगा, अपने लोगों को साथ लूंगा और अपनी नई सरकार बनाकर रहूंगा। मैं डरता नहीं हूं, झुकूंगा नहीं। जय संविधान। इसके पीछे की क्या कहानी थी? राजस्थान में एक घटना हुई थी, वहां पे अभी नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली जी। टीकाराम जूली जी को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। ओके। वो दलित समाज से थे। ओके, टीकाराम जूली जी। टीकाराम जूली दलित समाज से तो उनको मंदिर में नहीं जाने दिया नहीं। गया? ये तो गलत है। अभी भी हमारे देश में कई ऐसे मंदिर मस्जिद है जहां पर जैसे मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इस चीज पे मैंने राजू दास जी का पॉडकास्ट किया था, जी। अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, तो उन्होंने बताया था कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो उस पे एक कमेंट आया था कि आप पहले पढ़ लीजिए क्योंकि महिलाओं के लिए दूसरे द्वार होते हैं। अब वो पता नहीं, मतलब वो कमेंट किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति का था। कौन से मुस्लिम समाज में जी। महिला मौलवी देखी है आपने? नहीं देखिए। तो वो कौन सा दूसरा तीसरा दरवाजा जैसे आती है? ये सब गलत भाषा है। सत्य बोला आदरणीय राजू दास जी ने, एकदम सत्य बोला जी। जबकि आप बताइए, दलितों का प्रवेश मंदिर किसने बनाए? मंदिर किसने बनाए? मैं ठाकुर हूं जात का, मंदिर हमने नहीं बनाए। मेरे राम जी की सबसे सुंदर मूर्त अगर किसी ने बनाई तो वो मूर्तिकार ने बनाई, जो कि दलित ओबीसी है। हाँ। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इनका मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दो। नहीं तो वो तो फिर गलत हुआ, क्योंकि हमारे जहां तक अभी तक मैं देखता आ मैं रहा हूं, आपको एक हमारे और यहाँ बड़ी ऐसा बात कभी नहीं बताता हुआ। हूं। आप किसी भी एक जो SC ST का व्यक्ति है, जी। हर मंदिर में अब तो नई तरीके से व्यवस्थाएं कर दी है, VIP द्वार बना दिए गए। जी पहले की जो व्यवस्था थी वही ना आ रही है दोबारा। जी जी जी। मंदिरों में VIP व्यवस्थाएं कर दी गई। तो मेरे भगवान राम जी जो हैं, वो हैं जिन्होंने मां सबरी के झूठो हाथों के झूठे बेर खाए। जी। उन्होंने केवट जी को गले लगाया, उन्होंने निषाद जी को गले लगाया, और आज मंदिरों में VIP द्वार बना दी कि भाई VIP जी अलग दर्शन करेंगे। तो ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमने उसकी लड़ाई लड़ी और फिर अलवर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी किया था। जी। और ये पहली बार शायद होता है कि एक ट्रांसजेंडर के रूप में मैं बिहार में एक संवैधानिक पद पे होते हुए भी मेरे को सरकार ने गिरफ्तार किया। पुरुष पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, जबकि पुरुष पुलिस को अधिकार नहीं है कि एक ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार करे। ओके, पुलिस को अधिकार नहीं है पुरुष पुलिस को? जब महिला को महिला गिरफ्तार करती है, पुरुष को पुरुष करता है, तो पुरुष के पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको भारत सरकार कोई ऐसा सर्टिफिकेट दी है कि आप पुरुष ही हैं? या कोई भी व्यक्ति जो इसमें देख रहा है, आप बता सकते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि आप सिर्फ पुरुष हैं या आप सिर्फ महिला हैं? द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर में भारत सरकार यह प्रमाणित करती है, एक ट्रांसजेंडर को खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहर लगा के देते हैं कि यह व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। ओके। तो जेंडर का सर्टिफिकेट तो सिर्फ ट्रांसजेंडर के पास है। असली जेंडर अगर कोई है तो वो ट्रांसजेंडर है। महिला असली है कि नहीं, पुरुष असली है कि नहीं, ये तो गड़बड़ बात है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ट्रांसजेंडर असली है, इसका तो प्रमाण पत्र सरकार देती। करेक्ट। तो जब आप प्रमाण पत्र देते हैं तो आपका कर्तव्य है आप उनके अधिकारों की रक्षा कीजिए। हम लोग कोई ढोल डमरू थोड़ी है कि हमारे लोगों को महिला भी गिरफ्तार कर लेगी, पुरुष भी गिरफ्तार करेगा। महिला भी चेक कर लेगी, पुरुष भी चेक कर लेगा, कोई भी चेक कर लेगा, कोई भी चेक कर लेगा। और मंदिरों में भी मैं बता रहा हूं, हमारे साथ तो उसमें भी भेदभाव हो गया। मंदिरों में भी भेदभाव होता है? कैसे? भाई देखिए, मंदिर में जाइएगा 2 लाइन मिलेगी, महिला और पुरुष। तो अब ट्रांसजेंडर भगवान के मंदिर में जाएगा तो झूठ बोल के दर्शन कर पाएगा कि मैं या तो महिला हूं या पुरुष हूं। अपनी सच्चाई के साथ तो दर्शन ही का अधिकार नहीं है उसको।
आपके मानने में तीसरी लाइन भी होनी चाहिए? हाँ, तीसरी लाइन भी होनी चाहिए, तीसरी लाइन जब ईश्वर ने खुद, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े देवता शिव शंकर जी, भोला बाबा का सबसे सुंदर रूप ही जब तीसरा रूप है अर्धनारेश्वर का रूप, तो आप उस अर्धनारेश्वर की शक्ति को ही खत्म कर रहे हो। और किससे लड़ने का सोचते हैं? हमारे लोग तो लड़ते ही नहीं, अलग बात है जी। वरना अगर कोई पुरुष ये सोचे कि मैं बहुत बलवान हूं, या महिला ये सोचे कि मैं बहुत बलवान हूं, तो आप तीसरा व्यक्ति सोचिए जो महिला भी है और पुरुष भी है, दोनों की शक्ति एक में, तो वो कितना बलवान होगा। तो ये लोग हमारे लोगों से नफरत नहीं करते हैं, अलग बात है। पहले की सरकारों ने हमारे लिए अधिकार हमारे खत्म किए, और आज आप लोग सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ट्रांसजेंडर और किन्नरों को अधिकार दे रही है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे लोग विधानसभा, संसद भवन तक पहुंचेंगे। आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई पॉलिटिक्स में, अब बताइए, शुरू कैसे किया? क्योंकि आपकी माताजी ने तो बोल दिया कि मेरा बेटा राजा बनेगा। 26 मई 2014, 2012 में मुझे सिर्फ 390 रुपए नहीं होने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। 2012 में 390 रुपए नहीं होने के कारण? दिल्ली के एक अमृता पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था मैं, फीस नहीं था मेरे पास, मुझे निकाल दिया गया। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे। उसके अगले दिन ही एक बड़ा अखबार है, बहुत प्रसिद्ध अखबार है, द ट्रिब्यून जी। द ट्रिब्यून ने अगले दिन 27 मई को एक तरफ पीएम का इंटरव्यू छापा था और एक तरफ मेरा, द ट्रिब्यून ने, और उसकी हेडिंग दी थी द स्लम बॉय ओपन्स अ न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ। द स्लम बॉय ओपन्स अ न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ। वाओ। क्योंकि मेरा नाम भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करने के लिए गया। कैसे? मैंने 2 बच्चों को डूबने से बचाया था। ओके। उसके बाद मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं मेरिट से आया और फिर मैंने वहाँ चुनाव लड़ा, वहाँ मैं चुनाव जीता, लेकिन 2017 में मुझे रस्टिकेट कर दिया गया, कॉलेज से मेरा नाम काट दिया गया। क्यों? आज आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पर आज भी एक ऐसा बड़ा बड़ा नोटिस चिपका हुआ आपको मिलेगा, आज भी है, राजन सिंह आर्यभट्ट कॉलेज डालिए, आपको दिखाई दे देगा। पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट को सिर्फ ट्रांसजेंडर होने की वजह से कॉलेज से निकाल दिया। बाप रे, सिर्फ ट्रांसजेंडर होने की वजह से मेरी शिक्षा खत्म कर दी। उसके बाद मैंने मेल के रूप में दोबारा एडमिशन लिया, झूठी आइडेंटिटी के साथ। मैंने शिक्षा ग्रहण की स्नातक तक, ग्रेजुएशन तक, और फिर उसके बाद मैं मध्य प्रदेश गया कमाने। वहाँ पर मैं सरकार में एक छोटे से पद पे आया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी थी, जिसके वजह से 2024 में मैंने चुनाव लड़ा और शौचालय से लड़ाई शुरू की। शौचालय से कि हमें शौचालय दो, हमारे लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को शौचालय दीजिए। उस शौचालय की सोच को लेकर शुरू हुआ। मैं चुनाव लड़ा, मुझे हालांकि वोट सिर्फ 314 मिला था, लेकिन वो ऐतिहासिक हुआ क्योंकि वो पहली बार था। और मैं शौचालय, उसके बाद फिर शौचालय लेकर यात्रा पे निकल गया कि शौचालय दीजिए, शौचालय दीजिए। वो तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं लाख बार धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सर पे शौचालय रख के मांगता था कि शौचालय दीजिए, शौचालय दीजिए, और उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, और जो व्यक्ति शौचालय मांगता था उसे बिहार सरकार में पूरा मंत्रालय दे दिया। क्या बात है। तो यहाँ से शुरुआत थी, और अब लड़ाई शुरू हुई है, अब युद्ध शुरू हुआ है पहचान को लेकर। अब लड़ाई शुरू हुई है। आपकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आप बिना कपड़ों के, धोती पहने हुए, बिना शर्ट के आप रैली कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके पीछे की क्या कहानी है? वही मैं नॉमिनेशन करने जा रहा था। अच्छा, नॉमिनेशन जा रहे थे तो मेरे नॉमिनेशन में कोई नहीं था।
ओके। मेरे परिवार का कोई नहीं था, कोई नहीं था, प्रशासन था। 1000 से ऊपर पुलिस फोर्स लगाया गया था मेरे नॉमिनेशन में सपोर्ट में। सपोर्ट। 1000 से ऊपर, बाप रे बाप। 30 मार्च 2024 को आपका एक वीडियो पोस्ट आता है आपके इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप बोल भी रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के ऑलरेडी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पुनः 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। और आपने बोला कि मैंने आज बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किया और यहाँ पे मैंने शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना की है। ठीक है, आपने सरकार बनी। उसके बाद आपका एक और आता है वीडियो जिसमें आप बोलते हैं कि जिन लोगों ने मंदिर बनाया उनसे जाके बोलो कि मंदिर में जाके बैठे, संसद में क्यों बैठे हैं। हाँ, इसके पीछे की क्या कहानी थी, दोनों में डिफरेंसेस ऐसे क्यों थे? अब मंदिरों पे आप कब्जा कर लीजिएगा, स्कूलों पे आप कब्जा कर लीजिएगा, तो हमारे लोग कहां जाएंगे? हर जगह तो आपका ही कब्जा है, ट्रांसजेंडर समाज कहां जाए? मतलब आपकी लड़ाई सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को लेकर नहीं, मेरी आम लोगों की भी लड़ाई है। ओके। हर उस गरीब की लड़ाई है जो एक प्रकार से ट्रांसजेंडर और शोषित वंचित है। आप बताइए, मंदिर जो बनाया किसने बनाया? सरकार ने बनाया। तो सरकार का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था? लोगों की आवाज को उठाना उस समय तक। और मंदिर बनाना, जो इतने सालों से मंदिर नहीं बना था भगवान राम का, कांग्रेस के शासन में भी नहीं बना, जी। तो सरकार ने बनाया। जी। तो सरकार ने बनाया, तो मैंने ये कहा कि अगर सरकार को मंदिर में भी इतना अच्छा लगता है कि वहाँ ट्रांसजेंडर, एक भी पुजारी, एक भी कर्मचारी ट्रांसजेंडर नहीं रखा, तो सरकार को, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सरकार का सिर्फ सपोर्ट में, मैं विरोध होता है विरोध भी करता हूँ। तो मैंने कहा जब इतना ही अच्छा लग रहा है तो संसद छोड़ दीजिए, संसद में हम लोगों को आने दीजिए, आप लोग जाइए। मतलब आप हमेशा एक सत्य चीज को लेकर मैं सत्य पर बोलता हूँ। आपका मानना यह है कि ट्रांसजेंडर को भी तो जाना चाहिए मंदिर में, उनके लिए भी आप मुझे बताइए ना कि भगवान राम तो हमारे को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिए ट्रांसजेंडर को, जी। दिए कि नहीं दिए? जी, जी। है तो ट्रांसजेंडर पुजारी क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भगवान राम का दिल पसीजा तो किन से पसीजा? ट्रांसजेंडर लोगों से पसीजा। तो ट्रांसजेंडर पुजारी रखते ना, ट्रांसजेंडर को पुजारी क्यों नहीं रख सकते? ट्रांसजेंडर मंगलामुखी होती है जो ईश्वर की सेवा करती है, और वो जो सेवा करती है तो ट्रांसजेंडर पुजारी भी तो हो सकता है। करेक्ट। तो इसीलिए लड़ाई हक और अधिकार की है। जहां हमारा हक छीना जाएगा मैं आवाज उठाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बोर्ड में रखे ना रखे, मुझे सरकार में रखे ना रहे, मैं 100 बार ऐसे मंत्री पद को ठुकरा दूंगा जहां मेरे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्याय की बात आएगी। अब तो खैर पूरी दुनिया चाहती है कि ट्रांसजेंडर को पूरा का पूरा सम्मान मिले, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मिलना चालू भी हो गया है, अब पहले जैसा भेदभाव नहीं रह गया है। हाँ, अगर गुरु शिष्य परंपरा थोड़ा सा ख़त्म करके, और अगर आप वो कदम उठाएं कि जो ट्रांसजेंडर गुरु शिष्य परंपरा में है उनको निकाल के आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, किसी न किसी कारोबार में आप उन्हें डालें जिससे वो मेहनत से पैसे कमाएं, तो शायद धीरे धीरे ट्रांसजेंडर समुदाय चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे सबके साथ काम, जैसे कोई भी ट्रांसजेंडर अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो लोग उससे जुड़ने लग जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब समाज में वो सोच थोड़ी सी बदल चुकी है। सही। अब लोग जो भेदभाव करते थे वो भेदभाव धीरे धीरे बदल रहा है, शायद कुछ पुराने लोगों में हो। पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप होती है। पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप होती है ना, वो बस ऊपर के लोग गरीबों से नहीं करते, एलीट क्लास से होती है। ओके। बड़े लोगों की पार्टी में गरीब लोगों को हाथ मिलाते हुए देखते हैं, गरीब जनता से वोट देने के टाइम तक होती है, उसके बाद वो कोई कहीं नहीं होती। तो क्या पॉलिटिक्स में ऑनेस्टी चलती है? हाँ, ईमानदारी चलती है। ईमानदारी चलती है। ईमानदारी इसलिए चलती है, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी हो, नायब सैनी जी हो, इन लोगों ने एक ईमानदारी दिखाई। जो कम से कम जिस समुदाय की कोई आवाज नहीं उठाता था, अपने अपने प्रदेशों में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया, सरकार में ट्रांसजेंडरों को सम्मानजनक आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, तो ये तो ईमानदारी हुई है। करेक्ट।
क्या कभी आपको अपोजिशन की स्पीच इंटरेस्टिंग लगी? अपोजिशन में कुछ होता ही नहीं है, डरपोक लोग हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा वोट चोरी किया अगर किसी ने तो कांग्रेस ने किया। किन्नरों का 2014 से पहले कोई आंकड़ा ही नहीं है, तो उनका वोट चोरी किसने किया? भविष्य में आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? अपने लोगों की आवाज उठाना। मेरा सपना मेरे लोगों की आवाज बनना है। क्या 2000 अपने जीवन काल में अगर मैं एक ट्रांसजेंडर आईएएस, एक ट्रांसजेंडर आईपीएस, एक ट्रांसजेंडर एमएलए, एक ट्रांसजेंडर एमपी, ये 4 चीजें देख लूं तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो क्या जाए। बात है। कि क्या 2030 तक आप उम्मीद करते हैं? हो सकता है 2029 में ही या 27 में ही हम उत्तर प्रदेश में पहला ट्रांसजेंडर विधायक देखें क्या बात है। आने वाले दिनों में। तो बीजेपी की सरकार है और इसने मुझको भी बिहार में बड़ा पद दिया, सम्मानजनक पद दिया। आने वाले दिनों में हमारे लोगों को एमपी एमएलए भी बनाया जाएगा। अगर आपको किसी सबसे बड़े नेता से मिलने का मौका मिले तो आप किसको चुनेंगे? भगवान राम के सबसे बड़े शिष्य जिन्होंने हमारे लोगों को पहचान दी, नरेंद्र मोदी माँ से। वो माँ इसलिए क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, और नरेंद्र मोदी माँ जो है वो उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान को जन्म दिया। 2019 में अगर वो संसद में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं करते तो शायद आज हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे होते। तो हमारे को जन्म देने वाली नरेंद्र मोदी माँ है। क्या बात है। आप नरेंद्र मोदी जी को माँ का दर्जा दे रहे हैं। जी, उन्होंने ही जन्म दिया है। आपको पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है अपने लोगों के साथ चलना, अपने लोगों की आवाज़ को उठाना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए लाठियाँ खाना। लाठियाँ भी खाई आपने? आज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही कमर है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, मैं शौचालय लेकर मांगता था। हौज खास में डीसीपी के कार्यालय पर मैं जब धरना दिया, 2 ट्रांसजेंडर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके खिलाफ धरना दिया। 6 लाठी मारी थी पुलिस मुझको 6 लाठी? अरविंद केजरीवाल की सरकार में। और 6 लाठी जब मारी, आज भी जब ठंडा का मौसम आता है और फिर ठंडा का मौसम जाने के बाद गर्म का मौसम आता है तो कमर दर्द होता है ऐसा कि क्या बताऊं। लेकिन अपने लोगों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि मुझको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैं कितने भी दर्द सह लूं, हम ऐसे बीज जरूर बोके जाएंगे जो कल बड़े फलदार वृक्ष होंगे, जिसमें आईएएस आईपीएस और एमपी एमएलए जैसे फल लगेंगे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, आप हमारे शो में आए और आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें की कि 1 घंटा कब गुजर गया हमें पता नहीं चला, समय का पता नहीं चला आपकी बातों में। वो गाना है ना, तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया तो वो गाना मैं आपको ही डेडिकेट करना चाहूँगा। और आपने मेरे सबसे बड़े कन्फ्यूज़न्स को आज क्लियर किया, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि जिससे मैं खुल के पूछ सकता था कि एक्चुअल में ट्रांसजेंडर क्या होता है, लेकिन आपने मेरे उस कन्फ्यूज़न को क्लियर किया। वो समझ में आया कि एक्चुअल में ट्रांसजेंडर क्या होता है। तो आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, जो आपने अपना कीमती समय दिया।